नमस्ते विद्यार्थियों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पे ही होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रत्येक संविधान जो होता है उसके स्टार्टिंग में एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान में जो मूल उद्देश्य हैं व लक्ष्य हैं उनको स्पष्ट किया जाता है। किसी भी प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन जो होता है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को और उनके उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। इसी तरह हमारे भारतीय संविधान की भी प्रस्तावना है। तो आइए देखते हैं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है जो हमारे संविधान के फ्रंट पेज पर लिखी गई है। अभी हमने केवल प्रस्तावना को रीड किया है। अब इसमें हर एक शब्द का बहुत विस्तार के अंदर हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। जैसे हम भारत के लोग का क्या अर्थ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, इसी तरह पूरी प्रस्तावना के एक शब्द का क्या मीनिंग है वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले कि हमारी ये प्रस्तावना कहना क्या चाहती है, तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो ये प्रस्तावना है वो कहना क्या चाहती है। हमारी प्रस्तावना के 4 घटक इस प्रकार हैं। 4 घटक यानी हमारी प्रस्तावना किस बात की तरफ संकेत कर रही है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का निचोड़ है। तो सबसे पहले हमारी प्रस्तावना इस बात की तरफ इशारा करती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के लोगों के साथ। जैसा कि हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्तावना को भले ही संविधान सभा ने एक रूप दिया है, पर ये वास्तविक रूप से किसके द्वारा बनाई गई है, भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है। ये भारत की लोकतंत्रात्मक स्थिति की ओर इशारा करता है। सेकंड इसकी विशेषता है, ये इस बात की घोषणा करता है कि भारत जो है एक समाजवादी, ये धर्मनिरपेक्ष, आप इसे पंथनिरपेक्ष पढ़ें, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। यानी भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतंत्र राष्ट्र है। इनका मतलब क्या होता है, इन शब्दों का मीनिंग क्या है वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरी विशेषता ये है कि ये जो है सभी नागरिकों के लिए न्याय की व्यवस्था करती है, स्वतंत्रता की व्यवस्था करती है और समानता को सुरक्षित करती है। इन तीनों ही चीज़ों को इसके अंदर बताया गया है। अब कौन कौन से न्याय हैं, किस प्रकार का न्याय है, किस प्रकार की स्वतंत्रता है, किस प्रकार की समानताएं हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है
हमने किस तारीख को इसको एक्सेप्ट किया था? तो हमने 26 नवंबर 1949 का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में मिलता है। उसी दिन हमने इसको संविधान के अंदर अपनाया था। इसके ये विशेषताएं थी प्रस्तावना की, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके जो मूल शब्द है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो हम देखते हैं इसके मूल शब्द क्या क्या हैं और उनकी व्याख्या को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला मूल शब्द है हमारा संप्रभुता। जैसे फर्स्ट लाइन थी हम भारत के लोग, उसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है संप्रभुता। हम देखते हैं संप्रभुता क्या होती है। प्रस्तावना ये दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है, ऐसा हमारी प्रस्तावना में लिखा हो गया है। अब संप्रभुता का अर्थ है भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति में पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य ये है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। वो किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगा। जो भारत की विधायिका है वो संविधान के अनुरूप क्या करेगी? देश के लिए कानून बनाएगी। किसके अनुरूप? संविधान के अनुरूप देश के लिए कानून बनाएगी। हम हमारे फैसले स्वयं ले सकते हैं। यही क्या है? हमारी संप्रभुता है। दूसरा शब्द है समाजवादी। हम जैसी हमारी प्रस्तावना है उसी के अनुसार चल रहे हैं लाइन वाइज। तो उसके बाद आता है कि समाजवादी राष्ट्र है। समाजवादी शब्द जो है वो हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं था। ये 1974 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद का अर्थ होता है समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीके से होती है। लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है हमने। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफ़र तय करते हैं। देखिए, किसी भी राष्ट्र में दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया है। 42वें संविधान संशोधन से इस शब्द को जोड़कर हमने इस शब्द को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे दी है। इसका तात्पर्य यही है कि हम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को ही क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की समानता को समाप्त करना है। समाजवाद का तात्पर्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्य हैं वो समाज के हित में किए जाए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला शब्द है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? ये शब्द भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे भी हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा था। इसका क्या तात्पर्य होता है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्य में समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में भी धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। यानी जो हमारा भारतीय संविधान है वो किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं देगा। उसकी नज़रों में सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे।
और ये बात केवल हमारी प्रस्तावना में ही नहीं है, ये बात हमारे मौलिक अधिकार में भी लिखी गई है। पीछे हमने शब्द पढ़ा था समाजवाद। समाजवाद भी केवल हमारी प्रस्तावना में नहीं है, हमारे नीति निदेशक तत्वों में भी समाजवाद की व्याख्या की गई है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट शब्द है हमारा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से क्या तात्पर्य है? जैसा हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी लिखी गई है। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी जो हमारी राज्यसभा में, लोकसभा में व्यक्ति बैठेंगे वो चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे और उन्हें संविधान के अनुसार ही अधिकार प्राप्त होंगे। आगे देखिए, प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। क्योंकि हमारे यहाँ पे चुनाव में मतदान करने का अधिकार किसे है? भारत के संपूर्ण वयस्क जो मताधिकार दाता हैं उनको है। भारत की संपूर्ण वयस्क जनता, उनको मताधिकार करने का अधिकार है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जो वयस्क व्यक्ति है उसको मताधिकार दिया जाए, जो अभी हमारे यहाँ पे 18 वर्ष आयु है। एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। एक वोट एक मूल्य से तात्पर्य है एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ पे। न्यायपालिका किसी के भी दबाव में आकर निर्णय नहीं लेती है, वो संविधान के अनुरूप ही अपना निर्णय लेती है। नेक्स्ट शब्द है हमारा गणराज्य। क्या तात्पर्य होता है गणराज्य से? एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ है संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। अगर हम और भी संक्षिप्त रूप से देखें तो गणराज्य का तात्पर्य ये होगा किसी भी देश का प्रमुख वंशानुगत ना होकर निर्वाचित चुना जाता है तो वो राज्य क्या होता है? गणराज्य कहलाता है। और हमारा भारत भी एक गणराज्य है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत नहीं चुने जाते हैं, वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। उन्हें कौन चुनता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक गणराज्य राष्ट्र है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्याय। जैसा हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि हमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इन न्यायों की चर्चा न केवल प्रस्तावना में है बल्कि नीति निदेशक तत्वों में भी इनका वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ है संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक से अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य आपको समझ में आया होगा कि सभी की सामाजिक स्थिति बराबर लेके आई जाए। आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके।
राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है। यही हमारा राजनीतिक न्याय है। न्याय से आपको समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पे 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और इनका वर्णन मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में दोनों में ही विस्तारित रूप से किया गया है। आगे देखिए, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति को मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास आदि से मुक्त करवाना है। देखिए, हमारे जो प्रस्तावना है उसके अंदर व्यक्ति को 5 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 स्वतंत्रताएं हमारे प्रस्तावना में भी है और हमारे मौलिक अधिकारों में भी है। नेक्स्ट है समानता। हमारे प्रस्तावना के अंदर 2 तरह की समानताओं का वर्णन है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, और इसका वर्णन वापस हमारे मौलिक अधिकारों में भी विस्तार से किया गया है। समानता का अभिप्राय क्या होता है? समानता का अभिप्राय ये समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। स्थिति और अवसर की समानता प्रदान की जाती है, यानी कि कोई सा भी क्षेत्र हो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया है। संविधान देश में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है भाईचारा। भाईचारे का अर्थ है बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखती है और लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाने को क्या करती है? प्रेरित करती है।